तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम क्या सीख रहे हैं? टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस की। तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं पढ़ाया हूँ, उसमें एक दो एग्जांपल मैं बताया था। आज मैं इसमें क्या करूँगा, कुछ इस तरह से एग्जांपल बताऊँगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब समझ में आ जाएगा। तो कई लोग क्या है, जो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उनको नहीं समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाए, कहाँ पर डू डज का प्रयोग होगा, कहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो आप क्या करेंगे, आप इस चैनल पे एंड तक बने रहेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप मिस मत करना। अगर आप इस वीडियो को या तो आप पूरा नहीं देख रहे हैं, देकर आधा भी अगर देख रहे हैं, देख करके छोड़ दे रहे हैं, तो आपका ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और एंड तक बने रहना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस जरूर करिए, आप नोट्स बनाइए। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, कुछ इसमें रूल लिखा गया है। रूल क्या है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। और इस सेंटेंस के एंड में होता क्या है गाइस, इसकी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? ता ते ती, उसके बाद है हो हूँ। ये जो ता ते ती आपको दिख रहा है, ये केवल मेन वर्ब में लग करके आता है। ये नहीं कि अलग से आएगा, मेन वर्ब के बाद ता आएगा, ऐसा नहीं है। मेन वर्ब के साथ लग करके आएगा और उसके बाद क्या आएगा? है हो हूँ। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यही पहचान है कि आप सेंटेंस के एंड में क्या देखेंगे? ता ते ती, उसके बाद है हो हूँ, उसमें मेन वर्ब आया रहेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाएगा? डू या डज। देखिए, डज का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अब मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप ऑलरेडी आप सब्जेक्ट सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको ऑलरेडी पता हो गया है। फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर भी कुछ बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? मान लीजिए मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, अब आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है वो है थर्ड पर्सन। तो हम थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसमें देखिए रूल क्या लिखा गया है, ये रूल ANI, इसका मतलब क्या होता है? ए से अफर्मेटिव, एन निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव, एन आई से इंट्रोगेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें नाट न आया हो, वही क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और इसमें देखिए क्या लिखा गया है, फार्मूला क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस किसके साथ लगेगा? अभी आपको सब पता लगने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। तो अब आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को मिस मत करिए। देखिए, एस या ईएस का प्रयोग कब होगा? जब आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जब एस या ईएस का प्रयोग तब होगा जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन क्या हो? सिंगुलर हो, तभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो आप रटना छोड़ दीजिए, केवल आप समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। अगर आप रट्टा मारेंगे या रटेंगे, आप उसको फिर नहीं सीख पाएंगे। ज़्यादा दिन अगर रटेंगे, ज़्यादा दिन 2 दिन 3 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि आप हमेशा उसको यूज नहीं करेंगे। रटने के बाद क्या होगा? रटेंगे, उसके बाद कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आपका डिबेट हो रहा है, आपके टीचर बोले कि कल डिबेट होगा इसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ से आएंगे, अपना तैयारी करेंगे, रट लेंगे। तो रटना अच्छी बात नहीं है, आप रटिए मत, केवल क्या करिए? इसको समझिए। समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में क्या लगाई जाएगी? यस या ईएस। देखिए यहाँ पे क्या है रूल, WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे व्हाट, व्हाई, हुम, हुज, हु, हाउ, विद हुम, अंटिल, व्हेन,
कि ये क्या है, WH फैमिली मेंबर है, कि कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा और इनका क्या मतलब होगा, तो आप सेंटेंस के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ। पहला सेंटेंस, मैं खाना खाता हूँ। देखिए आई ईट द फूड, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। देखिएगा इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये है क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। शॉर्टकट में लिखा हूँ, पूरा नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट के लिख देना। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट किस तरह से लिखा जा रहा है शॉर्टकट में। अगर आपको सब्जेक्ट अगर समझ में आ गया है तो आप क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर आपको समझ में आया है सब्जेक्ट, तो आप शॉर्टकट तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ शॉर्टकट इसका यही होगा, यही वाला सब्जेक्ट होगा। तो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आई है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, इसको हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब में देखिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें खास बात क्या है कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और मैं क्या बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यस का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, यही आप सीखेंगे। ये क्या है, ये यस या यस मेन वर्ब में तब लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया हो तब हम वहाँ पे मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट दिस, या किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी नाउन का नाम, किसी एक ही चीज़ का नाम रहेगा तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं किया। आप इस तरह से इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते, आई ईट्स फूड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सब्जेक्ट, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट आया है वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये वाला सब्जेक्ट आई हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन की तरह इसको माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। ये क्या है, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब में एस का प्रयोग किया गया है। देखिए एक सेंटेंस और है, राम खाना खाता है, या तो आप ये ले लीजिए, राम स्कूल जाता है, राम खेलता है। आप ऐसे ले लीजिए, राम खेलता है, राम प्ले। मान लीजिए बस इतना सेंटेंस है, राम प्ले, राम खेलता है। अभी भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, अभी आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस कब करेक्ट होगा। बस ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अभी हम छोटा छोटा सेंटेंस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप सब्जेक्ट समझ गए और टेंस समझ गए, टेंस की फार्मूला अगर समझ गए, अगर फार्मूला आपको याद हो गया तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। केवल यही चीज़ आपको सीखना है, केवल रूल सीखना है बस, और इंग्लिश में घुसना नहीं है पूरा, केवल रूल सीखना है। अगर आप रूल सीख गए तो आप कोई भी इंग्लिश आएगा, सब्जेक्ट की तरह भी, सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि आपको रूल पता है तो आप समझ जाएंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप समझ जाइए, बस समझने की कोशिश करिए। राम प्ले क्या खेलता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए सब्जेक्ट है राम, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम खेलता है। राम प्ले क्या खेलता है, मान लीजिए फुटबॉल खेलता है, राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल। तो ये सेंटेंस क्या है, अब कौन बताएगा। अगर जो लोग इस सेंटेंस को कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सही से, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो वो बता सकते हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है कि करेक्ट है, तो बता सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, सही है कि गलत है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अभी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, अब ये सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक, जिसमें न नाट आया हो न कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, वही क्या होता है, मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, यस या ईएस का प्रयोग कब होगा, जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो राम क्या है, राम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्ले क्या है, ये मेन वर्ब है, खेलना,
कोई क्रिया है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में ही हमें एस या एस का प्रयोग करना है। तो राम प्लेज हो जाएगा, प्लेज, यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। राम प्लेज फुटबॉल। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। राम खाना नहीं खाता है। राम, अब निगेटिव सेंटेंस हो गया, राम खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद डज नॉट ईट द फूड। राम डज नॉट ईट द फूड, राम खाना नहीं खाता है। देखिए कितना आसान था। ये क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में क्या आया है, नॉट आया है, तो ये क्या है, ये है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और डज का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये भी आपको पता लगने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वहाँ पे क्या होगा, डज का प्रयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब वो सेंटेंस निगेटिव हो, या तो फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई प्रश्न पूछा गया हो, तब उसमें क्या लगाया जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। तब आप मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आपको एस या ई एस का प्रयोग कब करना है, जब सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, तभी आपको मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना है, बाकी आपको नहीं करना है। तो बस आपको याद करना केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब मैं बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे देखिए ही मतलब क्या होता है, वह, ही मतलब वह। और राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या है, राम एक व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखिए आई क्या है, आई भी एक है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसमें हम एस या इसका प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, बहुवचन में इसको जोड़ा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं किए हैं। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, अब इसको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना दे रहा हूँ। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे क्या राम खाना नहीं खाता है, मान लीजिए निगेटिव है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रश्न भी पूछा गया है और निगेशन भी है, नकारात्मक भी है, तो मान लीजिए निगेटिव ही ले लेता हूँ। क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या राम, तो क्या हो जाएगा, डज राम, डज राम, डज राम, उसके बाद देखिए डज राम, उसके बाद अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी किसी भी सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाएगा या हो जाएगा, जब भी डू डज का प्रयोग हो जाएगा, तब मेन वर्ब की हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग होगा, और ये भी देख लेना कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, तभी एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। डज राम, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना खाना। हालांकि इसको मैंने निगेटिव सेंटेंस में बोला था, क्या राम खाना नहीं खाता है, हो जाएगा डज राम नॉट। देखिए यही वाला फार्मूला है, डज राम नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में द फूड, खाना नहीं खाता है। राम, डज राम नॉट ईट द फूड, ईट द फूड। राम डज नॉट ईट द फूड, डज राम नॉट ईट द फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है। अब यही सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दीजिए, क्या राम खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, डज राम, उसके बाद ईट द फूड, ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या राम खाना नहीं खाता है, डज राम नॉट ईट द फूड, क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट द फूड। तो देखिए इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इस सेंटेंस में क्या आया है। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे क्या की जगह पर व्हाट का यूज नहीं किए, इस WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, यानी कि हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर नहीं आती है। तो WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या, व्हाट। तो कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि अगर क्या आया तो हम क्या की इंग्लिश पहले लिख देते हैं, व्हाट लिख देते हैं। मान लीजिए ऐसे, क्या राम खाना खाता है, तो लिख देंगे व्हाट राम, ऐसे लिख देंगे व्हाट डज राम ईट द फूड, ऐसे लिख देंगे व्हाट डज राम ईट द फूड, क्या राम खाना खाता है। तो यहाँ पर
व्हाट नहीं आएगा, WH फैमिली मेंबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर या इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ क्या राम खाना खाता है, या मैं पूछ लूँ क्या राम खेलता है, क्या राम मोबाइल चलाता है, क्या राम खाना बनाता है, तो आप किस तरह से आंसर देंगे? यस। अगर बनाता है तो आप क्या कहेंगे? यस बनाता है। अगर नहीं बनाता तो आप क्या कहेंगे? नहीं। तो यस या नो में जिस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस में क्या व्हाट नहीं आएगा, भले सेंटेंस में क्या लिखा गया है पहले, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट नहीं आएगा, WH फैमिली मेंबर नहीं आएगी। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या राम खाना खाता है। अब मान लीजिए यही सेंटेंस मैं एक ही सेंटेंस को लिया हूँ। क्यों लिया हूँ? क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है। आप समझ जाएंगे तो आप आराम से इसको यूज कर लेंगे। ईट की जगह पर आप कोई भी चीज़ आ सकता है, खेलना आ सकता है। क्या राम खेलता है? डज राम प्ले क्रिकेट? मान लीजिए क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, कुछ भी है, साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, कुछ भी। तो जिस चीज़ को करता है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो क्या होगा इस सेंटेंस में? होता क्या है कि जो टेंस होता है, टेंस में कुछ नहीं होता। क्या होता है? केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब चेंज होगी, यानी कि मेन वर्ब चेंज होगी, और टेंस देख लेना कि टेंस कौन सी कैटेगरी का है, प्रेजेंट की है कि पास्ट की है कि फ्यूचर की है। अगर प्रेजेंट की है तो कौन सी कैटेगरी का है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी वर्ब आती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप ये देख लीजिए, और फिर वही वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है। तो आप ये देखेंगे, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस और लेता हूँ। देखिए मान लीजिए इसमें से WH फैमिली मेंबर क्या हो सकता है? राम कैसे खेलता है। मान लीजिए आप कैसे खेलते हो, कैसे खेलते हो। तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज होगा, अभी बता रहा हूँ। पहले देख लीजिए कैसे होगा। आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले, हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। आप फुटबॉल कैसे खेलते हैं? हाउ डू यू प्ले फुटबॉल। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको समझना है, बहुत आसानी तो हमने इसको कर लिया। कैसे किया गया आप ये नहीं पहचान पाए। देखिए आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले। तो आप अब ये बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? WH फैमिली मेंबर का यूज किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप इस सेंटेंस का क्या होगा? जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर आएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा। या अब जिस सेंटेंस को आपको पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है? WH फैमिली मेंबर का यूज करना है। इतना ध्यान रखिए। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और नहीं बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। और इस सेंटेंस के वाक्यों में क्या होता है? इस तरह के वाक्यों में हमेशा आदत की बात होती है। आदत की बात जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, या एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल जाना क्या है? ये मेरे रूटीन में है। ये क्या है? ये आदत है। वह खेलता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स, तो वो क्या करता है? वो उसकी रूटीन में है, पढ़ना उसकी रूटीन में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हमेशा आदत की बात होती है। बस आपको कुछ नहीं पहचानना है, केवल देखना है डू डच का प्रयोग कहाँ पर होना है, किसके साथ डच का प्रयोग होना है। डच का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का प्रयोग रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं। रेस्ट ऑल सब्जेक्ट में क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच, बाकी सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हैं, आप कैसे नहीं खेलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो कैसे होगा? आप कैसे नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू प्ले। और आप कैसे नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चला जाएगा? नॉट। हाउ डू यू नॉट प्ले, ये सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर डच का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको याद करना पड़ेगा, आई वी यू दे, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा सेंटेंसेस में यूज होते रहते हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ आप हमेशा क्या करेंगे? डू का यूज करेंगे। डच का पता हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ तो होगा नहीं, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं
हाउ डज यू प्ले, डज नहीं हाउ डू यू प्ले, या आप कैसे नहीं खेलते हैं, हाउ डू यू नॉट प्ले। अब देखिए अगला सेंटेंस, आप किसके साथ खेलते हैं। मान लीजिए राम किसके साथ खेलता है, या तो आप ही ले लीजिए, आप किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ, किसके साथ के लिए एक वर्ड यूज होता है, डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर वर्ड्स क्या होता है, विद हुम। विद हुम मतलब होता है किसके साथ। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर लिखिए, क्या है, विद हुम, विद हुम। उसके बाद आपके साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, विद हुम डू यू प्ले, विद हुम डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, विद हुम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हैं। मान लीजिए आप किसके साथ नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, आप किसके साथ नहीं खेलते हैं, विद हुम डू यू, सब्जेक्ट के बाद क्या चला जाएगा, नॉट चला जाएगा। ये वाला फार्मूला लग जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाला। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर क्या है, विद हुम, विद हुम मतलब होता है किसके साथ, विद हुम। उसके बाद डू या डज किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन और सिंगल सब्जेक्ट दोनों है, इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो इसके साथ डू ही आएगा। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली में विद हुम, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, विद हुम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हैं और आप किसके साथ नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, विद हुम डू यू नॉट, डू के बाद क्या, यू के बाद क्या चला जाएगा, नॉट, विद हुम डू यू नॉट प्ले, आप किसके साथ नहीं खेलते हैं। मान लीजिए एक इसको ले लें, आप कब तक खेलते हैं, कब तक, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन का यूज कर लीजिए, इसकी जगह पर इसको कट करिए, इसकी जगह पर क्या यूज कर दीजिए, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, बाकी सेम रहेगा। अनटिल व्हेन डू यू प्ले, आप कब तक खेलते हैं। मान लीजिए आप इसमें से हुम, आप किसके साथ, विद हुम मतलब किसके साथ, आप हुम, कौन खेलता है। मान लीजिए यही होता है, हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन, हुम माने किसे। तो देखिए हुज, आप किसकी कार चलाते हैं, आप किसकी कार चलाते हैं। देखिए हुज, हुज कार, इसको कट करिए क्या हो जाएगा, हुज, हुज कार, हुज कार। ये हुज क्या है, हुज ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। ये हुज एक ऐसी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ हमेशा नाउन लग करके आता है। जो भी नाउन हो जिसके बारे में आप बता रहे हैं, यानी कि आप क्या चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, किसकी कार चलाते हैं, राम की कार चलाते हैं, या तो आप कह सकते हैं रमन की कार चलाते हैं। तो जिसकी कार चलाते हैं ये हुज उसी के बारे में, सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नहीं लेकिन सब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट की तरह माना गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो इसके साथ हमेशा नाउन लग करके आता है, जैसे हाउ मेनी और हाउ मच में नाउन लग करके आता है, हाउ मच वाटर यानी कितना पानी। तो इस तरह से नाउन, जिससे उसमें नाउन लग करके आता था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इसके साथ नाउन लग करके आएगा। आप किसकी कार चला रहे हैं, हुज कार, उसके बाद आपके साथ डब्ल्यू फैमिली मेंबर क्या आएगी, डू, हुज कार डू यू, हुज कार डू यू, उसके बाद ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना, हुज कार डू यू ड्राइव, आप किसकी कार चलाते हैं। आप किसकी मोबाइल चलाते हैं तो क्या हो जाएगा, हुज मोबाइल्स डू यू यूज। ड्राइव का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि ड्राइव मतलब भी चलाना होता है। तो ड्राइव मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना होता है। और फ़ोन चलाना किसको कहते हैं, हम यूज करते हैं, यूज मतलब होता है चलाना, फ़ोन चलाना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप किसकी फ़ोन चलाते हैं तो क्या हो जाएगा, हुज मोबाइल्स डू यू यूज हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप क्या यूज करेंगे, यूज़, यूज़। तो देखिए कितना आसान था, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं हिंदी का सेंटेंस नहीं लिया हूँ, कुछ हिंदी का भी सेंटेंस ले लेता हूँ। हिंदी अभी नहीं लिखूंगा, हिंदी मैं जब और आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा तो कुछ हिंदी का भी सेंटेंस बता दूंगा, क्योंकि आप हिंदी, कई लोग क्या होंगे, कई लोग इस वीडियो लेक्चर में या हिंदी मीडियम से होंगे या तो इंग्लिश मीडियम से होंगे। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनके लिए हिंदी तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब आगे एक्सरसाइज करवाऊँगा तो आपको घबराना नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरा मेन मोटो क्या है, आपको समझाना, आप समझ जाइए बस। तो देखिए कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं, वो अक्सर घूमता है, वो अक्सर घूमता है, ही वॉक्स, ही वॉक्स, वो घूमता है। अब अक्सर घूमता है, अक्सर के लिए एक एडवर्ब यूज होती है, वो एडवर्ब क्या है, वो अक्सर, अक्सर यानी कि हमेशा घूमता। अक्सर मतलब होता है ओफेन, ओफेन मतलब क्या होता है, अक्सर। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ही ओफेन, ही ओफेन, OFTEN। इसको आप ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफ्टन नहीं, ऑफन, क्या है, टी साइलेंट है। ही ऑफन वॉक्स, ही ऑफन वॉक्स, वो अक्सर घूमता है, इस तरह से। तो आप ये भी
आप इस ऑफन को, एडवर्ब को आप मेन वर्ब के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही वॉक्स ऑफन, OFTEN। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही ऑफन वॉक्स, वो अक्सर घूमता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ही वॉक्स ऑफन। तो आप एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के बाद भी। लेकिन होता क्या है कि हमें इस तरह से ही बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो नेटिव लोग इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश लोग जिनकी इंग्लिश ही लैंग्वेज है, तो वो लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं, वो लोग इसी तरह से बोलते हैं, ही ऑफन वॉक्स, वो अक्सर घूमता है। तो हमें उन्हीं को फॉलो करके चलना है। तो हमें इस तरह से नहीं बोलना है, हमें इस तरह से ही बोलना है, क्योंकि हमें उनको पकड़ के चलना है। क्योंकि जब वो ऐसे यूज करते हैं तो हमें भी इस तरह से यूज करना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा माइंड। हालांकि ये क्या है, ये सेंटेंस सही है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से। लेकिन हमेशा नेटिव लोग क्या बोलते हैं, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं, जिनकी इंग्लिश ही लैंग्वेज है, वो इस तरह से बोलते हैं, वो अक्सर घूमता है। वो अक्सर नहीं घूमता है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही डज, ही डज, ही डज नॉट। क्या हो जाएगा? या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ही डजंट, या तो ही डज नॉट, या आप ऐसे बोल भी सकते हैं, ही डजन, डजन या डजंट या डज नॉट। तो ही डज नॉट, उसके बाद ऑफन, OFTEN, ही डज नॉट ऑफन वॉक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर यस नहीं आएगा, अब फर्स्ट फॉर्म की यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसमें हम, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डज का प्रयोग किया गया है। जब भी डज का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। तो क्या है? ही डज नॉट ऑफन वॉक हो जाएगा। वह कैसे घूमता है, वह अक्सर कैसे घूमता है। इसी तरह सेम जैसे अभी थोड़ी देर बताया, वो कैसे घूमता है, हाउ डज ही वॉक, वह कैसे घूमता है, वो खाना कैसे खाता है, हाउ डज ही ईट फूड। आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले। हम किसके साथ खेलते हैं, हम किसके साथ खेलते हैं, विद हुम डू वी प्ले, डू वी प्ले, हम किसके साथ खेलते हैं। जैसे क्या होगा, विद हुम, विद हुम डू वी प्ले, इस तरह से, विद हुम डू वी प्ले। वी मतलब होता है हम, उसके पहले क्या डू आया है, डू क्या है, वी क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डू ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, विद हुम डू वी प्ले, हम कब तक खेलते हैं, कब तक, क्या हो जाएगा, अंटिल, अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन, उसके बाद कब तक, हम कब तक खेलते हैं, अंटिल व्हेन डू, उसके बाद वी प्ले, अंटिल व्हेन वी डू प्ले, हम कब तक नहीं खेलते हैं, अंटिल व्हेन डू वी नॉट प्ले, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा, अंटिल व्हेन डू वी नॉट प्ले, हम कब तक नहीं खेलते हैं। या तो आप देखिए, एक वर्ड क्या है, एक बहुत फेमस लाइन है, क्या है, देखिए, बार्किंग, BAR, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यानी कि सेल्डम मतलब क्या होता है, SELDOM, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, ये भी एक एडवर्ब है। देखिए, भौंकने वाले कुत्ते, बार्क मतलब होता है भौंकना, भौंकने वाले कुत्ते क्या होते हैं, कभी कभी काटते हैं। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, यानी कि कभी, ना के बराबर, बिल्कुल नहीं काटते हैं, यानी कभी कभी काटते हैं। तो इस तरह देखो, काटते हैं, ये भी क्या है, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, बार्किंग, बार्किंग यहाँ पे क्या होगा, किंग, जी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, सेल्डम। तो देखिए, बाइट मतलब क्या होता है, काटना। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब का यूज किया है, तो मेन वर्ब के पहले आप हमेशा एडवर्ब का यूज करेंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बार्किंग डॉग्स बाइट सेल्डम। तो इस तरह से सेंटेंस थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इस तरह से नहीं बोलना है, ऐसे ही बोलना है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, इस तरह से। जैसे इसे एक सेंटेंस और है, गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं, सेम ऐसे ये भी है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, केवल भौंकते ही रहते हैं। तो इस तरह से, तो आपको अब तो कुछ तो आइडिया मिल गया होगा। कुछ तो हिंदी का सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, वह क्या है, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ही मीन्स वह। अगर लड़की होती तो क्या होता, सी का प्रयोग होता, वह जाता है, ही गो। अब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ईएस आएगा। देखिए ही गोस, वह जाता है। मान लीजिए मैं बोलूँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो क्या होगा, अब देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, तो क्या होगा, आई गो। अब देखिए यहाँ पे गोज नहीं हुआ, आई गो हुआ। यहाँ पर ही गोज, यहाँ पे आई गो। वह जाता है, मैं जाता हूँ, वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो इस तरह से देखिए यस या यस का प्रयोग किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ तो आपको आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, केवल सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के बाद कौन सी हेल्पिंग उस सेंटेंस में या उस टेंस में कौन सी वर्ब आती है, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको ये पहचानना है। और वर्ब पहचानने के बाद टेंस पहचानना है, वर्ब पहचाननी है, और क्या पहचानना है, सब्जेक्ट। केवल यही 3 चीज़ आपको पहचाननी है। और तब सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बोल सकते या तो आप नहीं सीख सकते हैं। वोकेबुलरी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी है। तो आपको शब्दावली, वर्ड मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। इतने वर्ड से आपको काम नहीं चलेगा, तो आपको जितना हो सके आप उतना याद करिए। तो देखिए कितना आसान था। कुछ सेंटेंस ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आदत की बात बताई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे क्या सीखेंगे, आज तो एक्सरसाइज हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे। तो अब हम क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, आज एक्सरसाइज चला, कल क्या चला था, कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। कुछ तो आइडिया उस वाले वीडियो लेक्चर में मिला था। आज हमने कुछ एक्सरसाइज की है, तो कुछ ना कुछ तो हमने इसमें सीखा है। तो कई लोग तो जो रेगुलर इस वीडियो लेक्चर में आते हैं, जो रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ तो आइडिया का बहुत ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा। तो कई चीज़ें वो सीख चुके होंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस क्या होता है आपको ये भी पता चल गया। टेंस में हमें क्या देखना होता है, टाइम देखना होता है, वर्क देखना होता है। अब फिर टेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 कैटेगरी, पास्ट में 4 कैटेगरी, फ्यूचर में 4 कैटेगरी, टोटल 12 हो गए। तो हम क्या पढ़े, पहले क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कुछ तो आइडिया आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट या कुछ रूल बता दे रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे उसमें क्या होगा, इसमें ता तेती आता है, उसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, और इज एम आर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसमें हम सब चीज़ क्लियर कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। आपको घंटी बेल आइकन क्यों दबाना है, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो लेक्चर या वीडियो आपके लिए बनाएंगे तो सबसे पहले वो वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच पाए। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जानी है। आप चैनल पे जब जाएंगे तो हमारा सारा सीरियल बाय सीरियल आपको एक वीडियो करके मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।